हेलो बच्चों, मैं आफिज इमेजिनस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 10 का हिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आप समझाने वाले हैं वो क्वेश्चन 100%, आप लिख लीजिए इस बात को, 100% वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकदम हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख करके लाए हैं और क्वेश्चन आप लोगों को जो अभी बताने वाले हैं, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में हम जब क्वेश्चन बैंक को रिसर्च कर रहे थे तो वहां से वही क्वेश्चन उठाए जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन भी गैस पेपर में ज्यादातर घूम रहा है, वही सब क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। क्या होता है कि इसे एक मतलब कि ये भी बात होता है कि क्या जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, क्या दोनों बच्चे के लिए फायदा रहेगा? हाँ, दोनों बच्चे के लिए फायदा रहेगा। आप लोगों को आज एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। सबसे पहले इस चीज को मान लीजिए कि पढ़ना कैसे है, किस अंदाज में पढ़ना है, कौन क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं। जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 24 घंटा लगे रहते हैं, लगल है, कोई 12 घंटा 13 घंटा किताबों का पन्ना पलटा रहे हैं, किताबों का फाड़ रहे हैं, कॉपियों को एकदम खतरनाक तरीके से रख करके पूरा तैयारी करते हैं। लेकिन आप लोग कभी गौर करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हमारे बीच में जो 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं और बाजी मार के निकल जाते हैं। आप इस चीज को नोटिस कीजिए। आखिर वो क्या पढ़ते हैं और वो सफल हो जाते हैं और आप असफल हो जाते हैं? क्योंकि इस बात को मानिए कि सबसे पहले इस चीज को तय कीजिए कि हमें क्या पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए, क्वेश्चन को देख लिए, आपका दिल इस बात की गवाही देने लगा कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन घूम रहे हैं और कौन कौन क्वेश्चन ज्यादातर नहीं। हालांकि है सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बैंक में छपे हैं सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अधिक इंपॉर्टेंट जो अधिक पूछने का चांस बनता है कि नहीं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि कितने क्वेश्चन लिखाते हैं। आप लोग नोट करते चलिए और नोट करने के बाद उसको याद भी करते चलिए। आप यकीन मानिए, आप हम पर भरोसा कीजिए, आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, बहुत ही रिसर्च कर रहा हूं, रात भर जाग के रिसर्च करता हूं कि हमारे बच्चे हमारे जो स्टूडेंट है वो कैसे ज्यादा नंबर लाएगा, है कि नहीं। कहते हैं कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, एगो शायरी सुन लीजिए कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तुझको तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो हम लोग को वही शीशा तलाश करना है जो एग्जाम एकदम ही टूट जाए और जो 500 मार्क है, एक सब्जेक्ट में 100 मार्क है, सारा मार्क मेरे पास आ जाए, है कि नहीं। तो सिर्फ 2 3 4 घंटा मेहनत करने से बाजी मार लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड की तरफ पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, और एक चीज, आप लोग कोचिंग किए होंगे, सर पढ़ाए भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले माइंड में कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से एक आवाज आनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कौन चैप्टर से है। अगर इस आवाज को अगर आप समझ लेते हैं ना, कहा जाता है ना कि हर क्वेश्चन से एक आवाज निकलती है कि मैं आंसर यहां से हूं, मैं आंसर यहां से हूं, मैं आंसर यहां से हूं। आप उस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, जरा सा दिमाग लगाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। ये क्वेश्चन देखते आप लोगों को लगेगा, आप लोगों को लगता भी होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, रियल में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेपोलियन बोनापार्ट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जेल बोर्ड में लगभग कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अक्सर पूछते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, कभी सब्जेक्टिव के रूप में, कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में, कभी सब्जेक्टिव के रूप में, कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में। याद रखिए, जब किसी व्यक्ति का अगर नाम लेकर के क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही फैक्चुअल बात बता रहा हूं, जब किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, अगर आपको ये पूछ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम लेकर पूछ रहा है, तो याद रखिए वो व्यक्ति 3 प्रकार से हो सकते हैं। या तो वो कोई राजा होंगे, या फिर वो कोई राइटर होंगे, यानी ऑथर होंगे, या फिर वो क्या हो सकते हैं, कोई सेना या सेना नायक हो सकते हैं। अगर ये 3 चीज आपके दिमाग में है, अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर सुने और ये 3 चीजें अगर घूमने लगे दिमाग में, तो आपका दिमाग तुरंत काम कर जाएगा कि नहीं यार, ये तो महान सेना नायक थे, या तो एक राइटर थे, या तो एक शासक थे। बस बात खत्म। अरे यही बात बार बार मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि सबसे पहले तरीका को सीखिए कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने तो पूरा दुनिया पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन एक तरीका होता है। आप जहां पढ़ रहे हैं, कि कहा जाता है ना कि अगर बहुत बड़े कोचिंग है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहां जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखिए वो भीड़ आपका सक्सेस का प्रमाण नहीं हो सकता है।
अगर आप मुझ जैसे छोटे टीचर के पास अगर पढ़ रहे हैं और अगर कहीं मतलब कि अपने से मेहनत कर रहे हैं और आप उसको समझ पा रहे हैं, तो याद रखिए कि सफलता का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। अपने दिमाग में आप कुछ नहीं पढ़े हैं, अब जितने भी स्टूडेंट आपको ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं कि कौन थे नहीं थे, तो दिमाग में एक प्रकार से होना चाहिए थे कौन। कहीं आज तक इसका राइटर का इसका किताब पढ़ भी नहीं किए हैं, इसका मतलब राइटर नहीं रहे होंगे, या तो तभी क्या रहे होंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, कौन थे, कौन रहे थे, तो इस बात को आप लोग इस बात को आप मान लीजिए कि एक महान सेनानायक थे। दूसरा क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। ये दबंगगिरी क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है, जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना कि जब हिंदुस्तान छींकता है तो पाकिस्तान को मलेरिया बीमारी हो जाता है, वो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। कितना अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता है पिछले साल का जो मॉडल स्टेट में है वहां भी क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। हालांकि फ्रांस भी यूरोप के अंदर में है। किसका कथन है, मेटरनिक साहब का है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब से कब तक। याद रखिएगा, कब कब अगर पूछे कोई भी सेंटेंस दुनिया में, अगर कब कब पूछे इसका मतलब वो टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता रहा, तो कब से कब तक चलता रहा, ये आंसर आप लोगों को पता होगा। 1920 से, कब से 1920 से 1922 तक, है कि नहीं। 1920 से 1922 तक। और यह असहयोग आंदोलन पर बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। यह क्वेश्चन कुल मिला के अभी तक 5 बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। यह क्वेश्चन 5 बार पूछ चुका है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो जैसे जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ नोट करते चलिए और आंसर को याद करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। यानी ये क्वेश्चन कुल मिला के आपको कितने मार्क का है, 5 मार्क का है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। इस साल तो कंफर्म लग रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि पिछला साल मॉडल सेट में दिखा के नहीं पूछा था। इस साल जब पिछला साल नहीं पूछा था तो इस साल तो पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी करें या तो टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन कितने मार्क का है, यह भी 5 मार्क का है। यानी इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब 5 मार्क के ही क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अक्सर ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या सब्जेक्ट में पूछ दे। आप लोगों को पता है कि इस साल का जो जेक का जो सिलेबस है 40 ऑब्जेक्टिव है और 40 सब्जेक्टिव है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर सब्जेक्टिव में ना पूछे तो ऑब्जेक्टिव में तो ये कंफर्म में पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग इस डेट को याद रखते चलिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी क्या है। अब देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है, एक मशीन थे। जब यूरोप में यह मशीन आया तो क्या होता है कि जितने भी मजदूर जो थे उन लोग जो बुनाई का काम करते थे तो उन लोग एक प्रकार से रोजी रोटी चल रहा था। लेकिन जैसे ही यह मशीन आया, स्पिनिंग जेनी मशीन आया, तो ये क्या करते थे, एक साथ में कई तकलियां घुमा देते थे तो कई धागे बनना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से आगे चल करके इस मशीन के ऊपर लोगों ने विरोध भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी आगे आप लोगों को मिलेगा, एक है जर्मनी और एक है इटली। ये जर्मनी एकीकरण और इटली एकीकरण, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जर्मनी एकीकरण पूछे या फिर इटली एकीकरण पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है ना। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। फिर नीचे क्या क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज क्या है, यह एक बुक है। क्या है, एक बुक है। तो हिंद स्वराज बुक के जो लेखक है वो कौन थे, तो आप लोगों को पता होगा कि हिंद स्वराज बुक के जो लेखक थे वो कौन थे, महात्मा गांधी थे, है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इकोनॉमिक्स से लिए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं।
तो आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे होंगे ये फर्स्ट चैप्टर का, तो 3 प्रकार से क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ये वो तो पूछेगा ही कंफर्म है, तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार भिन्न है, यानी कहना चाहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो मतलब प्राचीन समय में क्या होता था कि वस्तुओं से ही लेन देन होते थे सामान का, वही क्वेश्चन है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का क्वेश्चन लगभग जय बोर्ड में 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम इसको रट्टा मार लीजिएगा, रट लीजिए। वैसे भी कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ ज्यादातर जुगाड़ सिस्टम चलता है, बोल 20 गो रेट ले 10 गो टकराए जीतो, तो कम से कम सब रट लीजिए, कंफर्म यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कि ज्योग्राफी से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं कि जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को पता है जैव मतलब जीव है कि नहीं, तो जैव विविधता क्या है यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह ज्योग्राफी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 भी ज्योग्राफी से ही है कि राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। ये राष्ट्रीय महामार्ग क्या है, यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कि मृदा के प्रकार तथा मृदा के अपरदन को लिखें। तो मृदा के जो प्रकार होते हैं जैसे लेटराइट मृदा हो गया, तो मृदा के प्रकार में एक मृदा से कोई वो परिभाषा पूछ देगा, या अगर पूछ दे कि मृदा के प्रकार से क्या समझते हैं तो सभी को लिखना है, या तो अगर किसी एक मृदा को पूछ दे तो उसी को ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि रबी तथा खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। रबी तथा खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो रबी या तो खरीफ, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि रबी को अलग कर देगा और खरीफ को अलग कर देगा, या तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन रबी फसल है, या तो निम्न में से कौन खरीफ फसल है, 3-4 ऑप्शन देने के बाद, है कि नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि लौह तथा अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 अब यहां से जो 2 क्वेश्चन लिए हैं यहां पर 21 और 22, ये क्वेश्चन सिविक्स से लिया गया क्वेश्चन है, यानी ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से और पहले हिस्ट्री का किए, अब सिविक्स से कुछ क्वेश्चन, यानी तुम्हारा 22 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो हम लोग जो 22 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं, आप लोगों को इसका आंसर पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। जितना भी सब्जेक्ट है, अभी सिर्फ आया है किसका, सोशल का आया है, अब फिर इंग्लिश का आएगा, फिर क्या बोलते हैं साइंस का आएगा, जितना भी सब्जेक्ट है हिंदी का सब सब्जेक्ट के मिल जाएगा, और सब सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, सबका पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि जरूरत भी है सारे बच्चों को। जब तक सारे बच्चों तक नहीं पहुंचेगा वीडियो, सारे बच्चों को फायदा कैसे पहुंचेगा, है कि नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।